हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने इसके पहले जो वीडियो था उसमें ये देखा कि श्रम विभाजन जो है उसका एकता के साथ क्या संबंध है, यानी किस प्रकार श्रम विभाजन के विकास के साथ ही समाज में एकता के प्रकार बदलते हैं और कानून के प्रकार के या कानून की प्रकृति के आधार पर हम उस किसी भी समाज में एकता के प्रकार को माप सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि दुर्खिम ने दो प्रकार के समाज और उनमें उसी के अनुरूप दो प्रकार की एकता या सुदृढ़ता की अवधारणा प्रस्तुत की श्रम विभाजन के संदर्भ में। तो अब हम ये देखेंगे कि दुर्खिम के अनुसार एकता के प्रकार कौन कौन से हैं, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के रूप में। तो सबसे पहले हम लेते हैं एकता के जो दो प्रकार हैं, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के अंतर्गत यांत्रिक या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। नाम से ही आपको कुछ आइडिया होगा कि यांत्रिक यानी यंत्र जैसी एकता। यंत्र क्या होता है? मशीन। यानी आपने देखा होगा कि समान प्रकार की मशीनें अगर हैं तो उनका व्यवहार भी समान होता है। अभी कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना है और आप लोग सभी यूज़ करते होंगे, तो आप देखते होंगे अच्छा मोबाइल कौन सा वर्जन है, कौन सा मॉडल है, और एक जैसे मॉडल हैं, उन सब में सॉफ्टवेयर एक जैसा होता है और वो समान ढंग से काम करते हैं। जैसे ही वर्जन चेंज होता है उसकी कार्यप्रणाली बदल जाती है। ये क्या है? समान मॉडल है, समान तरह से कार्य करना। ये है यांत्रिक एकता, यंत्रों की एकता। अब ऐसी एकता अगर हम मानव समाज में देखें तो दुर्खिम कहता है कि ये जो यांत्रिक एकता है इसका आधार क्या है? समानता, सिमिलैरिटी या सेमनेस। सब एक जैसे हैं, इस पर आधारित, या हम सब एक जैसे हैं, इस समानता पर आधारित जो एकता है वो यांत्रिक एकता है। और इस प्रकार की जो एकता है, जहाँ पर ये एकता हमें दिखाई देती है, सामाजिक एकता, वो ऐसे समाज हैं जो बहुत छोटे समाज हैं, सरल समाज हैं और आदिम समाज हैं। वहीं पर हमें इस प्रकार की यांत्रिक एकता के दर्शन होंगे। दुर्खिम कहता है कि ऐसे जो समाज होते हैं उनमें जो सदस्य होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, उनके विचार, उनके विश्वास, उनकी परंपराएं, उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जीवन यापन के तरीके सब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। वहाँ पर श्रम विभाजन बहुत कम विकसित होता है, बल्कि न के बराबर होता है। हर व्यक्ति अपना जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो उस छोटे से समाज में पूरी कर लेता है। लेकिन जो भी विश्वास, विचार और परंपराएं हैं उनका प्रत्येक व्यक्ति पालन करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति, समाज के सदस्य इस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके आचरण को देख करके, उनके जीवन शैली को देख के ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति नहीं अपितु मशीनें हैं। उनका जीवन यंत्रवत, समान परिस्थिति में सभी लोग समान ढंग से व्यवहार करते हैं। और इस वजह से इस समानता पर आधारित जो सुदृढ़ता उस समूह में होती है उसको दुर्खिम ने कहा है यांत्रिक एकता। इस प्रकार के जो समाज हैं और इस प्रकार की जो यांत्रिक एकता है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, इसकी विशेषताएं क्या होती है श्रम विभाजन के संदर्भ में? क्योंकि हम अभी अध्ययन किस बात का कर रहे हैं कि श्रम विभाजन, समाज में श्रम विभाजन और श्रम विभाजन के प्रकार, ठीक है। तो श्रम विभाजन ध्यान में रखिए और प्रकार्य शब्द ध्यान में रखिए। तो प्रकार्य का अर्थ दुर्खिम ने क्या बताया था?
आवश्यकता पूर्ति, यानी समाज के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है नैतिकता, संगठन या सुदृढ़ता की, और उसकी पूर्ति अगर किसी प्रोसीजर के माध्यम से, किसी तथ्य के माध्यम से होती है तो वही उसका समाज के लिए प्रकार्य होगा। तो दुर्खिम कहता है कि अगर हम सरल समाजों को देखें, छोटे समाजों को देखें, आदिम समाजों को देखें, ठीक है, तो इन छोटे आदिम समाजों में विभेदीकरण, भेदभाव बहुत कम है। जहाँ समानता है वहाँ भिन्नता नहीं होगी निश्चित रूप से। तो ये जो यांत्रिक समाज हैं, इन समाजों में और इस प्रकार के समाजों में जो एकता हमें दिखाई देती है, वहाँ पर भेदभाव या विभेदीकरण की प्रक्रिया नहीं होती। विभेदीकरण बहुत नाम मात्र का होता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ऐसे समाजों में व्यक्ति गौण होता है और सामूहिक चेतना प्रभावशाली होती है, क्योंकि ऐसे समूहों में, ऐसे समाजों में जो जीवन शैली है, जो सामाजिक व्यवहार है, जो परंपराएं हैं, उन सबके प्रति पूरे समूह की भावना जुड़ी हुई होती है। तो सामूहिक चेतना का मतलब क्या है? सभी व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली चेतना, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है और जो सभी व्यक्तियों को, समूह के सभी सदस्यों को एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा हमने जब देखी तब आपने देखा होगा सामाजिक तथ्य की विशेषताएं दुर्खिम ने बाध्यता और बाह्यता, दो विशेषताएं मुख्य रूप से बताई थी। तो सामाजिक तथ्य भी क्या है? एक प्रकार की सामूहिक चेतनाएं ही हैं, ऐसी चेतना जिसको समूह की स्वीकृति मिली हुई होती है। तो जो छोटे समाज होते हैं, सरल समाज होते हैं, आदिम समाज होते हैं, वहाँ समूह सब कुछ होता है, व्यक्ति गौण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति समूह की इच्छा से चलता है। वो अपने व्यक्तित्व को समूह में इस तरह से घुला मिला देता है कि वो स्वयं कुछ नहीं रहता, उसको लगता है समूह ही मेरा जीवन है। तो सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान ढंग से काम करते हैं। इसलिए दुर्खिम आगे चलकर बोलते हैं कि ऐसे जो समाज होते हैं उनमें दमनकारी कानून होता है। दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। और दमनकारी कानून क्या करता है कि चूंकि समाज में सामूहिक चेतना प्रभावशाली होती है, तो अगर कोई व्यक्ति समूह द्वारा स्वीकृत मापदंडों का या सामूहिक गति जो समूह ने स्वीकृत कर रखा है, सामूहिक चेतना है या सामाजिक जो रीति रिवाज या मूल्य जो निर्धारित हो गए एक बार, उनका उल्लंघन करता है, तो इस प्रकार के उल्लंघन के प्रति पूरा समूह प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि वो ये मानता है, समूह ये मानता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है तो ये उसने किसी व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं किया है, अपितु ये अपराध उसका समाज के प्रति है। इसलिए ऐसे जो समाज होते हैं, छोटे समाज होते हैं, वहाँ पर जो कानून चलता है वो किस तरह का चलता है कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको खत्म कर दो, अगर किसी ने किसी की आंख निकाली है तो उसकी भी आंख निकाल दो, इस प्रकार का कानून। क्योंकि जो अपराध है वो सामूहिक चेतना पर आक्रमण माना जाता है कि उसने सामूहिक चेतना को हर्ट किया है, किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं किया है। तो दुर्खिम कहता है कि जहाँ दमनकारी कानून है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार की एकता होगी? यांत्रिक एकता होगी। और ये छोटे समाज होंगे, सरल समाज होंगे, आदिम समाज होंगे। फिर दूसरी बात वो कहता है कि ऐसे जो समाज हैं वो सजातीय होंगे। सजातीयता का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस, यानी जहाँ पर समानता है, विजातीयता नहीं है, भिन्नता नहीं है, कम विशेषताएं हैं, और जहाँ पर समूह और सामूहिक चेतना महत्वपूर्ण होगी। निश्चित रूप से ऐसे समाजों में धर्म का महत्व होगा, परंपराओं का महत्व होगा, ठीक है, और सामूहिक चेतना का महत्व होगा। फिर आगे चलकर अगर हम देखें ऐसे समाजों की विशेषता, तो ऐसे समाजों में जो अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था सिर्फ जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था हम उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति इतना उत्पादन करता है जिससे कि उसका जीवन चल जाए। इस अर्थव्यवस्था से उसको लाभ कमाना है, बचत करनी है, बैंक बैलेंस बनाना है,
या किसी का शोषण करना है, इस तरह की बात नहीं होती। हर व्यक्ति उत्पादन करता है, उतना उत्पादन करता है जिससे कि उसका जीवन चल जाए, उससे ज़्यादा की उसको ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो इकोनॉमी है, आप लोगों ने सामाजिक मानव शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें आदिम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो बड़ी रोचक बातें आपको पढ़ने को मिलेगी आदिम अर्थव्यवस्था में। और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है जहाँ व्यक्ति सुबह उठता है और फिर वो देखता है कि उसको आज के दिन जितना उसकी भौतिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो जाए, शाम होते होते वो कल की परवाह नहीं करता। तो ऐसे जो समाज हैं उनकी पूरी लाइफस्टाइल ही अलग होती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण श्रम विभाजन की हम बात कर रहे हैं तो दुर्खिम कहते हैं कि ऐसे सरल छोटे आदिम समाजों में विशेषीकरण का अभाव होता है, यानी बहुत अधिक कुशलता या किसी एक क्षेत्र में किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित बहुत गहन ज्ञान या बहुत उन्नत साधनों का अभाव होता है। तो सरल जीवन होता है, सरल अर्थव्यवस्था होती है और सरल साधन होते हैं सिर्फ जीवन निर्वाह, कम से कम संस्थाएं, कम से कम संगठन और उनके माध्यम से लोगों का जीवन चलता है। तो आप देखेंगे कि जो आदिम समाज होते हैं उनमें जो सामाजिक संगठन है वो राजनीति का काम भी कर लेता है, सामाजिक काम भी कर लेता है, मनोरंजन का काम भी कर लेता है, उत्पादन का काम भी कर लेता है। एक ही संस्था जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है, इसलिए हम उनको सरल समाज कहते हैं और छोटे समाजों में ही ये संभव होता है। तो इस तरह से हम यांत्रिक समाज और यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी का जो कंसेप्ट है दुर्खिम का, उसको समझ सकते हैं और उसकी विशेषताएं आपके सामने है।